देखो, एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 बनाया इसलिए गया है ताकि बढ़ते हुए एयर पॉल्यूशन को रोका जा सके। ठीक है, तो इसका पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड। आप जानते हो कौन कौन से बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आप बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मुझे क्या कंप्लायंस करने होते हैं बेटा। कंप्लायंस मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन या बिजनेस टू फॉलो लॉ। क्या जिम्मेदारी बनती है एज अ बिजनेसमैन मेरी। तो देखो सेम है जो आपने वाटर पोल्यूशन में पढ़ा, लगभग वही है। सबसे पहले तो आपको इस्टेब्लिश करने के लिए भी कंसेंट देनी होगी, ऑपरेट करने के लिए कंसेंट देनी होगी। तो आपको ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल गए। बताइए इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, आपकी कंसेंट अगर एक्सपायर हो गई है तो उसके आप रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत? 4 महीने में आपको अगर अप्रूवल ना मिले तो इसे ऑटोमेटिक अप्रूवल मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? 4 महीने आपको सेम मिले कि नहीं? आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक्सेस देना होगा, वो आप यहाँ से आके सैंपल ले जाना चाहें तो उनको आपको एक्सेस देना होगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो डायरेक्शन देगा वो आपको फॉलो करना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपसे जानकारी मांगेगा आपको जानकारी देनी पड़ेगी। आपको इस पॉइंट में कोई दिक्कत? आपको ये सारे पॉइंट समझ आए कि नहीं आए, पहले तो ये बता दो ईमानदारी से। यस सर। अच्छा, कभी भी स्टेट हाँ पॉल्यूशन सर। कंट्रोल बोर्ड आपके यहाँ अगर आना चाहे तो आपको एक नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन पहले दे दिया जाएगा ताकि आप तैयार रहो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ। आप बताइए कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, अच्छे से सारे पॉइंट क्लियर है कि कंफ्यूजन आए आपके मन में? ईमानदारी से बोलो। क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्री को ये इंश्योर करना होगा बेसिकली कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब सैंपल करने आए तो उन्हें एडिक्वेट सैंपल प्रोवाइड करें। ठीक है, क्या होता है देखो, अक्सर एयर क्वालिटी को लेकर कंसर्न रहती है स्टेट गवर्नमेंट, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समय समय पर फैक्ट्रीज में जाता है। चिमनी की जो राख रहती है ना, राख समझते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, राख निकलती है, उस राख से चेक किया जाता है कि किस लेवल का एयर पॉल्यूशन ये लोग फैला रहे हैं। ठीक है, रेसिड्यू। आप पढ़ दोगे, मोर देन इनफ है कंप्लायंस के। अब कर पाएंगे ये? यस सर। ठीक, तो देखो आपको मैंने वाटर बता दिया, मैंने आपको एयर बता दिया बेटा। तीसरा जो आता है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है। अगर मैं सच बताऊं तो ये ओवरऑल एक्ट है जो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इस एक्ट का फ्रेमवर्क ऐसा है कि इसमें हम स्टडी करते हैं, प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं ऐसे सेफ्टी मेजर्स जिससे लंबे समय तक एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्या होता है, हम नहीं पूरी दुनिया ही एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, जिसको लेकर समय समय पर क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। उन कॉन्फ्रेंसेस का ही एक नतीजा है कि हमारे देश में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ बना है, जिसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। पहले बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? ये क्लियर है कि नहीं है? लाइंस जो मैंने बोली समझ आई? बाकी सब लोग को यस सर। मैंने जो लाइंस बोली समझ आई आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ इसलिए लाया है ताकि इसमें वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे। तो इसके फ्रेमवर्क में ये आता है कि हम सेफ्टी मेजर्स के बारे में स्टडी करते हैं, प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म में ऐसे मेजर लगाते हैं जिससे एनवायरनमेंट सेफ रहे और एनवायरनमेंट के थ्रेट्स को हम दूर कर सकें। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया, जिसमें आपको दिक्कत नहीं आई। क्लियर है ये? यस सर। इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि उसको जैसे जरूरत पड़े वैसे नेसेसरी मेजर्स ले सकेगी ताकि जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक, इसके लिए उन्होंने क्या एमिशन के रूल ला दिए कि इससे ज्यादा धुआं नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा पॉल्यूशन किसी इंडस्ट्री से या किसी पर्सन के थ्रू नहीं फैलना चाहिए। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी दिवाली आई थी तो उसके पहले ही नोटिस आ गया था कि जो क्रैकर्स हैं उन पर पार्शियल बैन लग गया।
आपने सुना था कि नहीं सुना था? Yes, sir. पार्शियल Yes, sir. बैन का मतलब हाँ, क्या, sir. 2 घंटे का टाइम दिया गया था, 8 से 10 जितना फोड़ना है फोड़ दो, उसके बाद नहीं। तो आप अगर इसको त्योहार से अलग हटाकर देखें तो भाई कहीं ना कहीं पटाखों से पोल्यूशन फैलता है, धुआं होता है, इसलिए सरकार ये मेजर अपनाई, खासकर उस स्टेट में जहां हैवी पोल्यूशन है, जैसे दिल्ली में। यहाँ स्मॉग, एसएमओजी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉग में स्मोक मिल कर जाती है, जिसके कारण वहां के लोगों को Smog. सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। Yes, sir. अब क्या है, अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई रूल आया है तो आपको फॉलो करना होगा। और यदि आप एक वॉयलेटर हो, वॉयलेटर का मतलब होता है रूल तोड़ने वाला। अभी पता है, मैं सपने में भी आप लोग को पढ़ा रहा था रूल तोड़ने वाला। तो इस सिचुएशन में क्या होगा पता है, ऐसे पर्सन को 5 साल तक की कैद हो सकती है, या फिर और है, और ना एंड नहीं है, और मतलब या फिर फाइन लग सकता है 1 लाख रुपए तक का, या दोनों। अच्छा, तक का मतलब क्या होता है पता है, ये 1 दिन भी हो सकता है, अप टू 5 ईयर का मतलब है 1 दिन भी हो सकता है। ये Yes, बात sir. ध्यान रहेगी आपको। आगे भी अगर आप नियम नहीं मान रहे हो तो जितने दिन आप डिफॉल्ट करोगे 5,000 रुपए पर डे आप पर लगता रहेगा। बताओ कितना क्लियर है। जैसे इसका एक आपको मैं बेसिक एग्जांपल दे दूं, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं, एक ऑर्डर आया कि प्लीज रिप्लेस योर चिमनी, अपनी चिमनी को आप क्या करो, रिप्लेस करो अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। मैं बदमाश आदमी, नहीं चेंज किया तो पहली बार में मेरे को सजा आई कितनी, या फिर तो मैं 1 लाख रुपए भर के खुश हुआ, मैं हैप्पी मैन, चलो 1 लाख रुपए दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आगे भी वो आकर देखते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले और मैं चिमनी रिप्लेस नहीं किया हूं, तो पर डे मेरे ऊपर कितना लगाएंगे लोग फाइन? 5,000. 5,000. कितना समझ में आया ईमानदारी से? समझ कितना आया पूरा। बाकी लोग को? हाँ सर, आ गया. तनीषा, वेदिका, श्रुति, गुंजा, कितना समझ आया? हाँ सर, आ गया. Yes, sir. आ गया. परफेक्टली टफ तो नहीं लग रहा है ये? No, sir. नहीं सर. नहीं, श्योर हो? चलो तो अब Yes, समझो इस sir. बात को कि अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देश में है तो एक बिजनेसमैन के तौर पे मुझे क्या कंप्लायंस करने होंगे। बार बार ये वर्ड एग्जाम में भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन यही आएगा आपको, तनीषा की एक फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ में, आप बताओ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में उसको क्या क्या कंप्लायंस करने हैं, मतलब रूल टू फॉलो, इसे क्या क्या करना होगा। तो आपको जो जो पॉइंट बता रहा हूं उन पॉइंट्स को आप ध्यान रखो अच्छे से। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको जो भी डायरेक्शन मिला है, डायरेक्शन वर्ड का मतलब होता है ऑर्डर मिला है, उसे इस ऑर्डर को ससम्मान फॉलो करना होगा। ठीक, तो किस किस चीज को लेकर इसे ऑर्डर मिल सकता है? तो सबसे पहला, अगर इसे बोला गया है किसी इंडस्ट्री को क्लोज करो, वहां किसी प्रोडक्शन को प्रोहिबिट करो, या वहां के लिए रूल बनाओ अपने इंडस्ट्री के लिए, तो तनीषा को बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बोला गया है कि आप अपने बिजनेस को बंद करो, या वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या किसी सर्विस को बंद करो कुछ समय के लिए, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के उस ऑर्डर को फॉलो करना होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी इंडस्ट्री को ऑर्डर दिया है, या तो क्लोज करने का ऑर्डर दिया है, या वर्क को प्रोहिबिट करने का ऑर्डर दिया है, या आपके लिए कोई रेगुलेशन या नियम बना है, आपको फॉलो करना होगा। सिमिलरली अगर आपका बिजली, पानी या कोई अदर सर्विस बंद कर दी गई है तो सरकार के डायरेक्शन को मानना पड़ेगा, जब तक बिजली नहीं मिल रही आप काम नहीं करोगे। आप बताओ, आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि फिर से बोलूं, ये बताओ आ गया सर. आ गया अच्छे सर. से। दूसरी हाँ चीज सर. आपको जो करना है वो ये है कि एक लिमिट आपको बता दी गई है कि इस लिमिट से ज्यादा आपके यहाँ से एमिशन नहीं होना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड आपको बताया गया उस स्टैंडर्ड से ज्यादा किसी भी गैस का या वेस्ट का एमिशन नहीं होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर नहीं सर. 1 समझ आया? पॉइंट नंबर 2 समझ आया? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अगर आपके यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है या अनफोर्सीन इवेंट हुआ है, इसकी जानकारी सरकार को या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दो, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपने यहाँ आने की इजाजत दो, चाहे तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नहीं. अपने यहाँ से सैंपल ले जाने दो, कोई दिक्कत? नहीं सर. नहीं।
हर साल जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो वैसे एनवायरमेंटल स्टेटमेंट बनाओ और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जमा करो, जिसे पता रहे कि एनवायरमेंट को लेकर आप कितने सीरियस हो और आप क्या पोल्यूशन फैला रहे हो और क्या प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हो। बोलो कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करूं, हर साल आप क्या बनाते हो? अपनी बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट बनाते हो ना। सिमिलरली आप क्या करो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हिसाब एक्ट के हिसाब से एनवायरमेंटल ऑडिट भी करवा लो या एनवायरमेंटल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन रखो, जिसमें आप ये बताओगे कि आप क्या कितने इक्विपमेंट इंस्टॉल है और आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करते हो। और हर साल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपने एनवायरमेंटल रिकॉर्ड्स भी दिखाओ। बोलो कितना क्लियर है? यस सर। लास्ट, कोई भी नया प्रोजेक्ट चालू करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ ईएफ मतलब एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से परमिशन जरूर दो। एमओईएफ का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री। यस सर। बिना इससे परमिशन लिए आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको करंट अफेयर नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे देश में नया संसद भवन बन रहा है। क्या बन रहा है? सांसद भवन। नया संसद भवन बन रहा है जिसकी कीमत है 10,000 करोड़ रुपए। तो उसके लिए पूरे एक जंगल को ही साफ कर दिया जा रहा है। इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस में ही वो प्रोजेक्ट अटक गया है क्योंकि नई संसद बनने से बहुत ज्यादा ही पेड़ काटे जाएंगे। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। अच्छे से समझ आया सारे पॉइंट? ये कंप्लायंसेस क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो आपको 3 लॉज मैंने बता दिए हैं, 2 तो एकदम सेम थे, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जो है एकदम ही अलग है। आपको याद है क्या मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में? यस सर। अगर कोई भी मतलब कोई भी ऐसा चीज होता है जिससे वर्कर्स को हार्म पहुंचता है तो वर्कर के बदले जो इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, इसलिए हम इसमें इंश्योरेंस करा लेते हैं। मैंने इसमें आपको ये बताया था कि बॉटल मैंने नहीं देखी। अगर मैं फैक्ट्री ओनर हूं, ये मैंने आपको बताई बात, मेरे यहाँ से अगर किसी भी तरह का वेस्ट निकलता है या कोई केमिकल निकलता है और अगर एक्सीडेंट हो जाता है पब्लिक का जिसमें वर्कर या सोसाइटी आती है तो मुझे भरपाई करनी होती थी। तो मैंने क्या किया, इस लायबिलिटी से बचने के लिए अपना क्या करवा दिया, इंश्योरेंस करा दिया। तो इस सिचुएशन में अब कोई भी एक्सीडेंट होगा तो मेरे आपको अपने पॉकेट से ना भर के कौन पे करेगा मेरे बदले? इंश्योरेंस कंपनी। आपको ध्यान आया? अब देखो एक एक लाइन यहाँ पढ़ो। Public Liability Insurance Act 1991 is to provide a compensation for damages to victim of an accident of handling any hazardous substance, or it is also called to save the owner of production oblique storage of hazardous substance from hefty penalty। हिंदी में लाइन बता रहा हूँ क्या लिखा है। ये एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि एक्सीडेंट के विक्टिम्स को डैमेज प्रोवाइड किया जा सके और ओनर को भी हेफ्टी पेनल्टी या बड़ी पेनल्टी से बचाया जा सके। क्यों? भाई ने तो इंश्योरेंस करा दिया है, तो कोई भी एक्सीडेंट होगा तो ये खुद पैसा नहीं देगा, किसको देना है पैसा? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। दिस इज डन बाय प्रोवाइडिंग कंपल्सरी इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, एज फ्रॉम द नेम ऑफ इट, इट इज पब्लिक लायबिलिटी। ठीक है। इसका आपको बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं ना तो रेलवे है। पहले क्या होता था, जब भी कोई रेलवे एक्सीडेंट होते थे तो इसकी भरपाई कौन करके देता था? कंपनसेट कौन करता था? आपने सुना ट्रेन रेलवे। एक्सीडेंट हुआ, सरकार ने 1 लाख मुआवजा दिया, 5 लाख मुआवजा दिया, आपने सुना क्या ऐसा? यस सर। ऐसा आता था ना 5 लाख मरने पर, और जिंदा रहेगा हाथ वाथ गया तो 1 लाख। अब तुम ना जैसे IRCTC में जाना, उसमें जब तुम टिकट बुक करते हो तो उसमें देखोगे 2 रुपए का तुम्हारा इंश्योरेंस होता है। अगर कभी खुद टिकट बुक करे होगे ना तो देखना उसमें आपका 2 रुपए का तुरंत इंश्योरेंस हो जाता है जो रेलवे आपका करवा देता है, ताकि एक्सीडेंट हो तो रेलवे को अपने पॉकेट से ना भरना पड़े। कौन पे करे आपके बदले?
इंश्योरेंस कंपनी। भी आपको 2 रुपए का अमाउंट दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूं रोज 1 करोड़ लोग अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं और टिकट बुकिंग करा रहे हैं, तो 1 करोड़ इंटू 2 करोड़ रुपए डेली की कमाई होगा इंश्योरेंस कंपनी की। मानते हो कि नहीं मानते? तो प्रॉफिटेबल काम है कि नहीं है? अरे देश में ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेन का एक्सीडेंट होगा, सारी ट्रेनों का थोड़ी ना होगा, तो कंपनसेशन देने में क्या जा रहा है? ये अच्छे से क्लियर हो गया बेटा आपको? यस सर। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, इसके ना फीचर्स पूछता है, इसमें कोई कंप्लायंस नहीं है बेटा, इसके फीचर्स है, तो ना इसको थोड़ा सा क्या है, अच्छे से आपको करना है एक एक फीचर को। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो और समझो। सबसे पहली बात, ओनर टू प्रोवाइड रिलीफ इन केस ऑफ डेथ और इंजुरी और डैमेज। अगर किसी की मृत्यु हुई या कोई इंजर्ड हुआ या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हुई एक्सीडेंट से, तो ओनर को रिलीफ देनी होगी ऑन प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट। प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट ये कहता है बेसिकली कि आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री की वजह से नुकसान है तो आपको भरपाई करनी होगी। आप बता दो, कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, कितने का इंश्योरेंस करवाना होता है? ठीक, तो इंश्योरेंस की लिमिट जो बताई गई है वो बताई गई है कि आपके कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है उससे ज्यादा पर 50 करोड़ रुपए से कम, इतने तक का इंश्योरेंस आपको करवाना होता है। आपके कैपिटल से ज्यादा पर 50 करोड़ रुपए से कम, इतने का इंश्योरेंस करवाना होगा। बोलो, इस लाइन में कोई दिक्कत? नो सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेदिका एक कंपनी चलाती है, कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है 10 करोड़ है, ठीक है, तो इसको जो इंश्योरेंस करवाना है वो 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और कहां तक होना चाहिए? 50 करोड़ से कम। आप बता दीजिए, कोई दिक्कत? नहीं सर। 2 पॉइंट अच्छे से समझ आए कि नहीं? 1 और 2 ये बताओ मेरे को। हाँ यस सर। सर। ठीक, हाँ सर। ये पॉइंट ऐसे काट दो, पेड अप कैपिटल की मीनिंग है, क्या करोगे मीनिंग जान के। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट। इसके अलावा, इंश्योरेंस के अलावा जो ओनर है उसको एक एडिशनल अमाउंट एनवायरमेंट रिलीफ फंड में भी डालना होता है। ये गवर्नमेंट फंड है, जिससे कोई ओवरऑल पेंडेमिक या एपिडेमिक आता है या कोई कैलामिटी आती है, उसमें गवर्नमेंट वहां के विक्टिम्स की हेल्प करती है। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, नॉमिनल अमाउंट हर कंपनी से डलवाया जाता है, एक अच्छा फंड सरकार के पास जमा हो जाए ताकि उसका यूज जो है कैलामिटी से निपटने के लिए किया जा सके। इसका आपको एग्जांपल चाहिए तो पीएम केयर फंड सुने हो? पीएम यस केयर सर। फंड सुने हो? इसमें आ जाता है। यस सर। 3 पॉइंट समझ आए कि नहीं आए आपको? अच्छे समझ आए कि आधे अधूरे आए? आगे सर। आगे सर। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करना है, कंप्लाई करना है। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई परेशानी? इस एक्ट के जो भी रूल हैं, जितना भी आपको इंश्योरेंस कराने बोला गया है या आपको रिलीफ पे करने बोला गया, आपको करनी पड़ेगी, जो भी एक्ट के नियम है फॉलो करना पड़ेगा। बताओ, इसमें कोई दिक्कत? नो नहीं सर। पांचवी और आखिरी बात, कभी भी अगर सरकार की तरफ से कोई आपकी फैक्ट्री में आना चाहे और इंस्पेक्शन करना चाहे तो आप बिल्कुल उसे परमिट करेंगे, मना नहीं करेंगे। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। आपको ये लॉ समझ आया कि नहीं आया? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, अब ये बोलो ईमानदारी से। आगे सर। आ गया? कैसा था ये यूनिट, ये बताओ। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टफ था क्या? नहीं सर। नहीं सर। इसका टेस्ट कल दे पाएंगे क्या अपन? यस सर। हाँ सर। कल टेस्ट दे देना, जैसे से होता जाए टेस्ट देते जाओ, बढ़िया रहता है। ठीक है, अब लास्ट कंसेप्ट पर हम आते हैं, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कंसेप्ट पर। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझ के इसको करना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक रेगुलेटर है जो एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस को हैंडल करता है। हैंडल करने का मतलब ये है कि अगर आप पॉल्यूशन फैलाओगे तो एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलता है यू विल पे। आप कौन हो? आप पॉल्यूटर हो, आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रकृति का बहुत भारी नुकसान किया है। तो
तो इसमें ये माना जाता है बेसिकली कि इनके पास ये पावर है कि ये आपको सिविल मैटर के बेसिस पर, सिविल मैटर का मतलब बेसिकली होता है जो क्राइम नहीं है, ठीक है, इसके बेसिस पर आपके ऊपर भारी पेनल्टीज लगा सकते हैं या आपको कंपनसेशन देने कह सकते हैं। मैं पूरी बात रिपीट कर दे रहा हूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक रेगुलेटर है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, जैसे आप कोई भी पॉल्यूशन जैसे फैलाते हो किसी भी प्रकार से, तो बेसिकली इनके पास वही पावर है जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है। सिविल कोर्ट हमारे देश के वो कोर्ट्स होते हैं जो क्राइम के अलावा बाकी मैटर्स को निपटाने का काम करते हैं। तो ये आपके ऊपर भारी पेनल्टी लगा सकता है, आपको कंपनसेशन देने कह सकता है। आप बताओ, आपको इतनी लाइन पहले समझ आई कि नहीं आई? Yes, तो मैंने sir. बोला ये समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, सिविल वर्ड जैसे हो ना, कभी भी इसको दिमाग में बिठा देना। हमारे यहाँ जितने भी मैटर्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। जो भी मैटर क्राइम से रिलेट करता है उसको क्रिमिनल मैटर बोलते हैं, और क्राइम के अलावा जो भी मैटर है वो सिविल मैटर है। कौन सा मैटर है? सिविल। Civil. तो ये जो एनवायरमेंटल रिलेटेड केस है इनको ये सिविल मैटर में माना जाता है। कौन से मैटर में? सिविल मैटर पे। अब मैं ना जो जो लाइन बोल रहा हूँ बेटा, उस लाइंस को पढ़ना ताकि आपको ये पढ़ने में आसानी हो। आप ना थर्ड लाइन से इसको चालू करना, ठीक, पढ़ना। ये डिस लिखा है ना, इसको एनजीटी कर देना, ठीक है। एनजीटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू डील विद एनवायरमेंटल रिलेटेड डिस्प्यूट, speedy disposal of these cases and giving relief and compensation for damages to person and property and for matter connected or incidental thereto। हर लाइन का मतलब समझा रहा हूँ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनाया इसलिए गया है ताकि एनवायरमेंटल रिलेटेड जो झगड़े या डिस्प्यूट है सॉल्व किया जा सके, केसेस को फटाफट एनवायरमेंटल रिलेटेड निपटाया जा सके, जिनको भी डैमेजेस नहीं मिल पा रहे थे उनको डैमेजेस दिलवाया जा सके। आप बताओ, इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? आपको लाइन No, sir. समझ आई? आपको डिस्प्यूट के बारे में जानना है क्या? आपको हाँ। एग्जांपल दे दूं आपको मैं? हाँ सर। इनका नाम मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हमारे देश के। क्या नाम लिखा है? MC मेहता. सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, ठीक है, एंड एनवायरमेंटलिस्ट है। देश में आधे एनवायरमेंट रिलेटेड केस यही करके बैठे हुए हैं। तो एमसी मेहता ने क्या किया, शिव काशी पटाखे की फैक्ट्री वालों पर केस डाल दिया कि तुम्हारे एक तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है और दूसरा तुम बच्चों से काम कराते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसीजन ये दिया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाना है। तो ये किस कारण हुआ? एमसी मेहता के कारण हुआ। दूसरा, एमसी मेहता ने यूपी में कानपुर खासकर, वहां पर सबसे ज्यादा व्यापार चलता है लेदर का, ठीक है, वहां उसके खिलाफ एक कंप्लेंट डाली कि इनका जितना भी केमिकल या रेसिड्यू है पूरा गंगा नदी में जाता है, जिससे गंगा नदी बहुत प्रदूषित होती है। तो यहाँ पर जो लेदर मर्चेंट्स हैं और एमसी मेहता के बीच डिस्प्यूट हो गया था, तो इस डिस्प्यूट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुलझाया। थोड़ा बहुत समझ आया? यस सर। Sir. तो आपको ये बात ध्यान रखनी, भाई देखो बिजनेसमैन तो बिजनेस करेगा, अब उससे पॉल्यूशन फैलेगा। कई बार क्या होता है, उन पर केस होते हैं तो वो ना डिस्प्यूट कर डालते हैं, तो ये लंबे चला करते तो कोर्ट में केसेस। तो एनजीटी के आने से क्या है, इन सब केसेस का फटाफट निपटारा हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुई मेरी बात आपको? यस सर। अब जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया तो कैसे बनाया गया, ये इसका कंपोजिशन ध्यान रखो। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग मतलब जो ऑन द पोजीशन है अभी, या रिटायर्ड जज हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरे मेंबर्स भी होते हैं और एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो ट्रिब्यूनल को अपनी राय देते हैं। बताइए कोई दिक्कत इसमें? इसमें एक चेयरमैन है जो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज मतलब जो ऑन पोजीशन है अभी, या रिटायर्ड जज हो सकते हैं, साथ में मेंबर्स और कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। इनका काम मेनली किससे डील करना है? सिविल केसेस से डील करना है, पर इन पर पूरी तरह से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मतलब सिविल लॉ अप्लाई नहीं होता है। सिविल लॉ अप्लाई नहीं होने का मतलब ये होता है बेसिकली कि पूरे रूल्स या प्रोसीजर को सिविल लॉ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर चलते हैं। नेचुरल जस्टिस मतलब सिचुएशन देख देख के अपने फैसले सुना
सकते हैं। इनके हेडक्वार्टर्स जो है बेसिकली कुछ इस तरह से, प्रपोज वर्ड काट दो, अब तो बन गया ये 5 प्लेसेस पर। मेन हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, उसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ एनजीटी के ऑफिसेस होंगे। आप बताइए इसमें कोई दिक्कत? नो सर। आपको सारी लाइन समझ आ गई, सारे कंसेप्ट समझ आ गए कि नहीं आए, ये बताओ आप। यस सर, आ गए। आ गए तो पहले तो आप ये समझो एग्जाम में मेनली एनजीटी क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पूछता है। दूसरी चीज जो पूछता है वो ये पूछता है कि बताओ कि एनजीटी के एम्स या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको ये इतना बड़ा पैराग्राफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, इनका जो सबसे पहले एम है ये वो है एनवायरमेंटल रिलेटेड जो मैटर है उनका स्पीडी डिस्पोजल हो जाए। डिस्पोजल मतलब होता है खात्मा या निपटारा, फटाफट ये केसेस निपटे, पहली बात। दूसरा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने लीगल राइट है उसको एनफोर्स करने का काम करते हैं। मैं गांव का बंदा हूं, एक बड़ी कंपनी के कारण मेरे गांव को नुकसान हो रहा है, तो मैं एनजीटी के पास जा सकता हूं, मेरे लीगल राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। तीसरी बात, जितने लोगों का कंपनसेशन बनता है उन लोगों को ये कंपनसेशन दिलवाने का काम करते हैं। आप बता दो, ये बात तीनों समझ आएगी, सिर के ऊपर से गई। सबसे पहला, केस खत्म करने की पावर। दूसरी, आपको लीगल राइट देते हैं कि आप यहाँ पे जाके क्या डाल सकते हो, कंप्लेंट डाल सकते हो, आपको भी किसी कंपनी या कॉर्पोरेट के खिलाफ शिकायत है तो। तीसरा, आपको ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं? कंपनसेशन। इतना क्लियर है ईमानदारी से? यस सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? सर अच्छे से। अच्छे से। कोई समस्या नहीं है इसमें? नहीं सर। नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है ना। तो अब लास्ट थिंग, आपका जितना पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूं यहां तक पढ़ना बस, कि एनजीटी किन किन एक्ट्स को कवर करता है, कौन कौन से एक्ट में गड़बड़ होने पर आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, ये लिस्ट आप ध्यान रखना या पढ़ के रखो। लास्ट पर अगर आपको बताया कि आपको मैं नया यूनिट चालू करवा दूंगा, नया यूनिट मतलब फिर लेबर लॉ का एक चैप्टर कल करवाता हूँ, ठीक है बेटा? ये एक बार आप पढ़ के रखना, इतना हिस्सा कर पाओगे? यस सर। आपको एनजीटी समझ आ गया कि नहीं आया, ये बताओ आप ईमानदारी से। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वाटर, एयर समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गए। अभी सर की हाँ, क्लास सर। है क्या टैक्स की? यस सर। तो फिर जाओ, ठीक है, मिलते हैं फिर कल, है ना? ये करो आप, इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, देख के पढ़ ही देना आज ही क्या है ना? यस सर। हाँ सर। ओके।